subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the medicinal chemistry and the pharmacology of the anti-protozoal drugs, especially metronidazole। तो आज की इस वीडियो पे हम metronidazole के बेसिक केमिस्ट्री, बेसिक फार्माकोलॉजी के बारे में कवर करने वाले हैं। बात करें इस टॉपिक की, तो ये टॉपिक आपके बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर फार्माकोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों का ही पार्ट है। हमने फार्माकोलॉजी लेक्चर सीरीज पे इस टॉपिक को कवर नहीं कर पाए थे, इसलिए इसका डिटेल फार्माकोलॉजी भी हम इसी वीडियो पे कवर करने वाले हैं। And if you want to watch the previous videos regarding the pharmacology and medicinal chemistry, you can check description box below or by using this link. इसके अलावा आपको नोट्स चाहिए तो मैं अपने नोट्स मेरी वेबसाइट www.pharmacyconcepts.in पे अपलोड करता हूँ, वहाँ से आप नोट्स वगैरह कलेक्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया हुआ है या फिर आई बटन पे भी लिंक दिया हुआ है। सो लेट स्टार्ट द टॉपिक। सो एंटी प्रोटोजोअल ड्रग मीन्स ऐसे ड्रग जिनका यूज़ हम प्रोटोजोआ इन्फेक्शन के अगेंस्ट में करते हैं, उन्हें हम एंटी प्रोटोजोअल ड्रग्स बोल सकते हैं। बात करें आपके सिलेबस वाइज आपके केमिस्ट्री के, तो उसमें आपको जो पढ़ने हैं वो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका मेट्रोनिडाजोल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका फर्स्ट क्लास ड्रग है, पहला ड्रग है और एक तरीके से प्रोटोटाइप ड्रग है। इसके अलावा जो और ड्रग है, जैसे कि बात करें टिंडाजोल है, आपके ओंडाजोल है, ये सब भी हम फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं आपके एंटी प्रोटोजोल ड्रग या फिर आपके एमोबिक डिसेंट्री के केस पे, जो कि बहुत ही फेमस ड्रग हैं। इसके अलावा कुछ और ड्रग जैसे कि बात करें डिलॉक्सिनाइड, आइडोकिनोल, पेंटामिडिन, थियोनेट, एटावोक्योन एंड इफ्लोरनिथिन, ये सभी ड्रग आपको पढ़ने हैं। ठीक है, फार्माकोलॉजी के पॉइंट ऑफ से बात करें तो आपका जो मेन है वो मेट्रोनिडाजोल ही है। ठीक है, क्लिनिकली मेनली आपका मेट्रोनिडाजोल और ओंडाजोल हम यूज़ करते हैं। अब आते हैं हम लोग एंटी प्रोटोजोल या एंटी एमोबिक ड्रग के बारे में। सो दीज आर द ड्रग यूजफुल इन द इन्फेक्शन कॉज्ड बाय द एनारोबिक प्रोटोजोआ। अब देखिए एनारोबिक है ना, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। एंटामीबा हिस्टोलिटिका एंड अदर एंटामीबा स्पीसीज आर जनरली नॉन पैथोजेनिक। जो बहुत सारे और एंटामीबा स्पीसीज हैं वो नॉन पैथोजेनिक होते हैं, बट आपका जो एंटामीबा हिस्टोलिटिका है वो आपके पैथोजेनिक होते हैं और इससे आपको एमोबिक डिसेंट्री भी हो सकता है। और ये जो प्रोटोजोआस हैं वो बेसिकली आपके एनारोबिक पे ही काम करते हैं, खासकर आपके मेट्रोनिडाजोल डेरिवेटिव वगैरह। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट है एमोबेसिस हैज़ ए वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन बट इट इज़ इंडेमिक इन मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया एंड अदर डेवलपिंग कंट्रीज। जो आपका एमोबेसिस है वो एक तरीके से डेवलपिंग कंट्री में ज़्यादा हार्मफुल है, उसमें इंडेमिक के रूप में है, महामारी के रूप में फैलता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो है पुअर कंडीशंस होते हैं, इन्वायरमेंटल प्रॉपर्ली अच्छे से नहीं होते हैं, हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं। सो पुअर इन्वायरमेंटल सैनिटाइजेशन, लो सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस आर इम्पोर्टेंट फैक्टर इन द स्प्रेड ऑफ डिसीज एंड विच अकर्स इन ए फिकल कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, हम नदियों पे, तालाबों पे अपने जो वेस्टेज है उसको हम लोग बहाते हैं, हम अपना जो शौच है वो भी बाहर ही करते हैं। कई जो गांव में हैं, शहरों में भी आपके नदी किनारे हैं, तो उनसे जो है आपके जो कंटामिनेशन होते हैं फूड वगैरह, तो उनके थ्रू जो है आपका ये इन्फेक्शंस आपको स्प्रेड होता है। इसलिए आपके जो डेवलपिंग कंट्री हैं वहाँ पे दिक्कत ज़्यादा होती है। एंड एमेबियासिस काजेज एक्यूट डिसेंट्री विथ ब्लड और म्यूकस इन स्टूल और क्रोनिक इंटेस्टिनल एमोबियासिस विद वेग एब्डोमिनल सिम्टम्स एंड एमोबिया। तो ये उनके कुछ खास बेसिक फीचर्स हैं आपके एमोबियासिस के या डिसेंट्री के। द पैरासाइट डिसीज इज वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ इलनेस एंड डेथ इन मेनी कंट्रीज। WHO हैज़ क्लासिफाइड दिस डिसीज एज फॉलो। फर्स्ट इज द एसिम्टोमेटिक, मतलब ये आपके जो एमोबियासिस हैं वो एसिम्टोमेटिक भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सिम्टोमेटिक, जिसमें सिम्टम्स आएंगे, खासकर आपके दो पार्ट में है। एक है आपका इंटेस्टिनल्स एमोबियासिस, जिसमें होते हैं डिसेंट्री, नॉन डिसेंट्री कोलाइटिस, एमोइबिमा, एमोबिक एपेंडिसाइटिस। ठीक है, ये आपके कुछ इंटेस्टिनल्स केस हैं। आपके एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल्स में मतलब आपके इंटेस्टाइन्स के अलावा, जैसे कि बात करें हिपेटिक एक्यूट नॉन सुपरोटिव एंड लीवर एब्सेसेस, तो ये आपके कुछ बेसिक डिसीज़ हैं आपके एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल्स के केस में। इसके अलावा आपके क्यूटेनस इन्वॉल्वमेंट ऑफ द अदर ऑर्गन्स लाइक द लंग्स, ब्रेन एंड स्प्लीन, उसके अलावा इन ऑर्गन्स पे भी अपना इफेक्ट देता है हमारा ये इन्फेक्टिव एजेंट्स मीन्स आपके एमोबिया। ठीक है,
अब जैसे कि ये आपके जो हैं वो आपके हमारे इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं आपके ओरल रूट के थ्रू ही, तो उसके बाद ये जो है ट्रोफोजाइट्स में कन्वर्ट्स होते हैं। ये जो ट्रोफोजाइट्स हैं ये आपके अल्सर डिसेंट्री कॉज करता है और ये पहुंचता है ब्लड में, ब्लड के थ्रू पहुंचते हैं लीवर पे और इसको लीवर को भी डैमेज करता है। तो एक बेसिक प्रोसेस है। अब आते हैं कुछ डिसीज़ और पैथोजेंस के, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जीपीएट के स्टूडेंट्स के लिए कि पूछता है कई बार कि कौन सा ये डिसीज़ है, कौन सा बैक्टीरिया कॉज करता है। जैसे कि बात करें हम लोग एंटाइम्बा हिस्टोलिटिका, ये कॉज करता है एमोबियासिस। जियार्डिया लिम्बिया ये कॉज करता है जियार्डियासिस। ये भी एक तरीके से एंटी, ये सब आपके प्रोटोजोआ हैं, याद रखिए, है ना। ट्राइकोमोनास वेजिनालिटिस आपके कॉज करता है ट्राइकोमोनियासिस इन द वेजाइनल एरिया। ट्राइकोमोनास ब्रुसी ये कॉज करता है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। ट्राइकोमोनास क्रूजी ये कॉज करता है अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस और चैगेस डिसीज। ठीक है। लेस्मेनिया स्पीसीज कॉज करता है लेस्मेनियासिस। प्लाज्मोडियम कॉज करता है आपके मलेरिया। टॉक्सोप्लाज्मोडी कॉन्डाई करता है आपका टॉक्सोप्लाज्मोसिस। क्रिप्टोपोरिडम कॉज करता है क्रिप्टोपोरिडोसिस। साइक्लोपोरा कैंटेनेंसिस कॉज करता है साइक्लोस्पोरोसिस। ठीक है। तो ये कुछ आपके पैथोजेंस हैं, ये आपके पैथोजेंस हैं और ये आपके हैं डिसीज़। तो ये इससे भी क्वेश्चंस वगैरह आते हैं फ्रिक्वेंटली, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। अब आते हैं ड्रग के बारे में। तो फर्स्ट आपका टिश्यू एमेबियोसाइड्स, मतलब ऐसे ड्रग जो कि टिश्यूज़ में जो पाए जाते हैं आपके बैक्टीरिया या फिर आपके जो प्रोटोजोआ हैं उनको किल करते हैं, फॉर बोथ इंटेस्टिनल्स एंड एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल्स एमेबियासिस। उसमें आते हैं आपके नाइट्रो इमिडाजोल डेरिवेटिव जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें आते हैं मेट्रोनिडाजोल, टिंडाजोल, सेक्निडाजोल, ओरिंडाजोल वगैरह। आपके एल्कोलाइड्स में आते हैं इमेटीन और डाईहाइड्रोइमेटीन वगैरह। ठीक है। फिर आपके हैं एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल्स एमोबियासिस के लिए जो है क्लोरोक्विन भी हम यूज़ करते हैं। ठीक है। लिमिनल एमोबियासाइड्स के लिए हम लोग कुछ करते हैं एमाइड्स। एमाइड्स में आते हैं आपके डिलॉक्सिनाइड और निटाजोक्सा निडिनाइड। ठीक है। 8 हाइड्रोक्सीक्विनोलिन्स में आते हैं आपके क्विनियोडोक्लोर और डाईआइडोहाइड्रोक्सीक्विन। ठीक है। एंटीबायोटिक्स जैसे की बात करें लोग टेट्रासाइक्लिन्स की या फिर पेरोमाइसिन की हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ खास ड्रग हैं। अब आते हैं हम लोग फार्माकोलॉजी और केमिस्ट्री ऑफ द मेट्रोनिडाजोल। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है मेट्रोनिडाजोल का, जो एक तरीके से इमिडाजोल डेरिवेटिव है। इस इमिडाजोल में आपके इस N पे इथेनॉल है और इस पे आपके 2 पे मिथाइल है, 5 पे नाइट्रो है। इसलिए क्या हो गया ये, इस 2 पे मिथाइल, 5 पे नाइट्रो, 1H इमिडाजोल, 1 आइल इथेनॉल। ठीक है। इथेनॉल मेन कंपाउंड है। इस इथेनॉल के 2 पोजीशन पे आपका है इमिडाजोल, 2 पोजीशन पे है इमिडाजोल 1 आइल और इस इमिडाजोल के है 2 पे मिथाइल और 5 पे नाइट्रो। ठीक है। इसको हम सिंथेसाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोक्सल CHO 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया एंड एल्डिहाइड CH3CHO। इसका साइक्लिक होता है और ये होने के बाद बनता है आपका 2 मिथाइल इमिडाजोल। इसको फिर हम करते हैं नाइट्रेशन विद द हेल्प ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड H2SO4। तो ये बनेगा आपके 5 पोजीशन पे जुड़ेगा नाइट्रो ग्रुप, तो हो गया आपका 5 नाइट्रो या 3 मिथाइल 2 मिथाइल 5 नाइट्रो इमिडाजोल। इस पर फिर हम लोग ClCH2CH2OH का यूज़ करेंगे। तो ये जो आपका Cl है और ये जो आपका H है ये बाहर निकलेगा HCl के रूप में और बनेगा आपका फिर इथेनॉल ग्रुप जुड़ जाएगा जो हो गया आपका मेट्रोनिडाजोल। तो ये बेसिक इसके केमिस्ट्री है, सिंथेसिस है। अब आते हैं इसके बेसिक फार्माकोलॉजी के बारे में। सो इट इज़ द प्रोटोटाइप मेट्रोनिडाजोल introduced in the 1959 and trichomoniasis and later found to be highly effective in the एमोबिसाइड्स। तो इसका जो बेसिक डेवलपमेंट है वो आपके 1959 से स्टार्ट हुआ था और बहुत ही अच्छा ड्रग था आपके ट्राइकोमोनास के लिए। तो बाद में देखा गया कि ये आपके एमोबिक डिसीज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट यूजफुल ड्रग हैं। एंड इट हैज़ ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम साइटल एक्टिविटी। ये आपके ब्रॉड स्पेक्ट्रम में बहुत सारे जो प्रोटोजोआ से उनको किल कर सकता है। उसके अलावा ये जो है बैक्टीरिया को किल करता है, मतलब जो आपके प्रोटोजोआ है उनको किल करता है। एंड अगेंस्ट लाइक द एनारोबिक प्रोटोजोआ इंक्लूडिंग द जियार्डिया लिम्बिया। ठीक है। इन एडिशन मेनी एनारोबिक एंड मैक्रोफिलिक बैक्टीरिया सच एज द बैक्टीरिया फ्रेजाइलिस, फ्यूजोबैक्टीरियम, क्लोस्ट्रिडियम डिफिसिल, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ठीक है। कैमिलोबैक्टर, ये सब जो आपके बैक्टीरियाज हैं या फिर आपके प्रोटोजोआस हैं उनमें ये काम करते हैं। क्लिनिकली सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस हैज़ नॉट डेवलप्ड अमंग एंटाइम्बा हिस्टोलिटिका बट डिक्रीज द रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ T. vaginalis हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड इन सम के एरियाज।
तो क्लिनिकली ये एंटीमाइस्टोलिटिका से रेजिस्टेंस तो नहीं हुए हैं, डेवलप नहीं हुए हैं आपके मेट्रोनिडाजोल वगैरह, लेकिन जो आपके टी वेजिनालिस हैं, ट्रैकोमोनास वेजिनालिस हैं, उसके केस में जो है कुछ जगह पे आपके रेजिस्टेंस दिखाई देते हैं। एंड वेग बैक्टीरिया एंड जियार्डिया लिम्बिया आल्सो कैन डेवलप द मेट्रोनिडाजोल रेजिस्टेंस, बट दिस इज ए क्लिनिकल प्रॉब्लम इन केस ऑफ एच पाइलोरी। तो ये जो हैं आपके जो और बैक्टीरियाज हैं, जियार्डिया लिम्बा वगैरह हैं, वो भी रेजिस्टेंस हो रहे हैं, बट एच पाइलोरी क्लिनिकली इसमें प्रॉब्लम के केस में आते हैं। ठीक है, बात करें मोड ऑफ एक्शन की, तो जो जितने भी नाइट्रोमेटाजोल डेरिवेटिव हैं, ये जो नाइट्रो ग्रुप है वो फर्दर जाके हमारे बॉडी के अंदर में मेटाबोलाइज्ड होते हैं और बनाते हैं आपके रेडिकल्स। और ये जो रेडिकल्स हैं फर्दर आपके जो प्रोटोजोआ हैं उनको ये इफेक्ट करते हैं। जो प्रोटोजोआ में खासकर जो डीएनए हैं, उन डीएनए की स्ट्रेंथ को ब्रेकआउट करेंगे, है ना, मतलब आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस या ऑक्सीडेटिव डैमेज करेंगे आपके प्रोटोजोल सेल्स को, प्रोटोजोल सेल्स के अंदर पे। ठीक है, उसकी वजह से जो प्रोटोजोल सेल्स जो है डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता, ग्रोथ रुक जाता है और वो किल भी हो जाते हैं, क्योंकि उनका मेम्ब्रेन की जो इंटीग्रिटी है वो भी लॉस हो सकती है। सो मेट्रोनिडाजोल इज सेलेक्टिवली टॉक्सिक टू द एनारोबिक एंड माइक्रो एरियोफिलिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, आफ्टर द एंटरिंग द सेल, आपके जो सेल्स में जो आपके जो प्रोटोजोआ हैं, उस प्रोटोजोआ में सेल्स के अंदर में ये एक तरीके से पेस्टोली डिफ्यूजन के थ्रू इंटर करते हैं, एंड इट्स नाइट्रो ग्रुप इज रिड्यूस्ड इन सम रेडॉक्स प्रोटीन ऑपरेटिव ओनली इन एनारोबिक माइक्रोब्स टू हाईली रिएक्टिव नाइट्रो रेडिकल्स विच एक्सर्ट साइटोक्सिटी। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि ये अंदर में जाके जो आपके सेल्स के अंदर में जहाँ पे आपके रेडॉक्स प्रोटीन ऑपरेटिव जो सिस्टम चलता है, जो आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलते हैं आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पे एनारोबिक रिस्पिरेशन के दौरान, उसकी हेल्प से रिड्यूस होते हैं, और रिड्यूस होने से जो बनेंगे आपके रेडिकल, ये रेडिकल फर्दर आपके उन सेल्स के लिए क्या करेंगे, ये किल करेंगे आपके प्रोटोजोआ को। पोटेंशियल रिड्यूस्ड रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स इंक्लूड द नाइट्रोक्साइड, नाइट्रोसो, हाइड्रोक्सिल एमीन एंड एमीन। ये आपके कुछ रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। एंड रिड्यूस्ड मेट्रोनिडाजोल ब्रेक द डीएनए स्ट्रैंड, इनहिबिट द डीएनए सिंथेसिस एंड फर्दर बैक्टीरियल सेल ग्रोथ। तो ये आपके बेसिक मोड ऑफ एक्शन है आपके मेट्रोनिडाजोल के या फिर नाइट्रोइमिडाजोल डेरिवेटिव के। बात करें काइनेटिक प्रोफाइल के बारे में, तो ऑलमोस्ट ये आपके ओरली एब्जॉर्ब हो जाते हैं कम्प्लीटली। कुछ जो एब्जॉर्ब नहीं होते हैं वो आपके कोलन के थ्रू बाहर निकलते हैं। एंड इट इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी, अटेनिंग द थेरेपेटिक कंसंट्रेशन इन द वेजाइनल सिक्रीशन, सीमेन, सलाइवा एंड सीएसएफ। ये पूरी बॉडी में ट्रेवल कर सकते हैं, पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। इनका जो पेनिट्रेशन है अच्छी होती है, कि आपके ब्रेन को भी क्रॉस कर सकते हैं, वेजाइनल पे भी मिलता है, सीमेंस में मिलते हैं, तो इनका जो ब्रेन बैरियर क्रॉसिंग है वो अच्छी होती है। बात करें मेटाबॉलिज्म की, तो ये आपके लीवर से थ्रू होगा बाय द ऑक्सीडेशन प्रोसेस, देन द ग्लूकोनिक कंजूशन प्रोसेस एंड फॉलोड बाय द रीनल एक्सक्रीशन प्रोसेस। जो टी हाफ है आपका वो होता है अप्रोक्सीमेटली 8 आवर। ठीक है, बात करें एडीआर की, तो जो आपके कॉमनली हैं वो आपके एनोरेक्सिया मतलब भूख ना लगना, नोजिया, मेटालिक टेस्ट, एब्डोमिनल क्रैम्प वगैरह जो कॉमनली होते हैं। लूज मोशन या लूजनेस भी स्टूल में हो सकता है, जो लूज है वो आपका स्टूल लूज हो जाता है। लेस फ्रिक्वेंट साइड इफेक्ट आर द हेडेक, ग्लोसिटाइटिस, ड्राइनेस ऑफ माउथ एंड डिजीनेस। एलर्जिक रिएक्शंस किन्हीं किन्हीं को हो सकता है इंडिविजुअली, जैसे एलर्जिक रिएक्शंस आएंगे आपको उसको तुरंतली विड्रॉ करना पड़ता है। Prolonged use of this drug may cause the peripheral neuropathy and CNS effect like the seizure have followed very high dose भी होता है। उसके अलावा लीकोपेनिया भी इसमें हो सकते हैं। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस भी हो सकता है, अगर आप उसको हम इंजेक्शन के रूप में आईवी रूट में दें तो आपके वेंस में क्लॉट हो सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक्स हैं आपके एडीआर। बात करें कॉन्ट्राइंडिकेशन की, तो इसको जो है हम लोग जितने भी न्यूरोनल डिसीज़ हैं, जैसे कि बात करें आपके सीजर वगैरह, उनमें नहीं यूज़ करते हैं। आपके ब्लड डिस्कैरियास में यूज़ नहीं करते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी में भी हम यूज़ नहीं करते हैं इस ड्रग का, बट ये एक तरह से टेट्रोजेनिक नहीं है, बट नहीं करते हैं। उसके अलावा जो क्रोनिक एल्कोहलिज्म है उसमें भी हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, बात करें इसके यूज़ की, इट इज़ इफेक्टिव अगेंस्ट द एमोबियासिस, जियार्डियासिस, ट्राइकोमोनास वेजिनालिटिस, एनारोबिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन, मेम्ब्रेनस enterocolitis, acute necrotizing ulcerative gingivitis and Helicobacter pylori gastric peptic ulcer में भी हम इसका यूज़ करते हैं। So these are the basics about the metronidazole, its chemistry and its pharmacology। इसके नेक्स्ट वीडियो में जो बाकी बच्चे हैं आपके टिंडाजोल, ओनिडाजोल, उनके क्या बेसिक मोड ऑफ एक्शन है, क्या बेसिक यूज़ हैं, वो हम ख़त्म कर देंगे बहुत जल्द ही। ये जो वीडियो है ये एक्चुअली ऑलरेडी हमने इस वीडियो को बना चुके थे, बट कुछ कारणवश जो वीडियो है उसमें साउंड फेल हो चुके थे, साउंड नहीं आ रहा था, इसलिए दोबारा रीशूट करना पड़ रहा है।
बट उसके वजह से कुछ और चीज़ें जो हैं इसमें ऐड हो चुकी हैं, तो जो अच्छी बात है. So if you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback, please comment on the comment section. That motivates you for the coming videos. In last, thank you. Keep watching.